हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ नंबर 3 है, जिसका टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813 एंड ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। 1813 का आज्ञा पत्र एवं आंग्ल प्राच्य विवाद। ये बीएड एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाला है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। और ये पेपर 3 का आपका टॉपिक है अवध यूनिवर्सिटी का कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। क्योंकि मैंने पेपर को एनालाइज करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, इस बार भी मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट ईयर के ऑलरेडी अपलोडेड है, सेकेंड ईयर के भी अपलोडेड है। अब मैं उन जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसमें आपको क्या लिखना होगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसका जो आज टॉपिक है वो ये है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चार्टर एक्ट है और ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी है, इससे कोई घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं आया है पिछले 5 सालों में। अवध यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली पूछ लेता है कि चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बताइए, या फिर आंग्ल प्राच्य विवाद के बारे में आप मतलब डायरेक्टली वो पूछ लेता है कि बताइए। 1 नंबर में भी आता है, एक बार सिर्फ आया है 5 नंबर में, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे 1813 का आज्ञा पत्र यानी कि चार्टर एक्ट 1813। तो कुछ बातें हैं, पहले हम इसको देखेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो हम इसमें देख लेते हैं। कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हो रहा था। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने 20 वर्ष के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आज्ञा पत्र यानी कि चार्टर प्राप्त कर लिया था। प्रत्येक 20 वर्ष के उपरांत ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा आज्ञा पत्र का पुनर्वर्तन अथवा नवीनीकरण के लिए उसे कहाँ भेजा जाता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसे भेजा जाता था। 1793 में जब कंपनी का आज्ञा पत्र पुनरावर्तन के लिए पेश किया गया, तब उसके सदस्य रॉबर्ट विल्बर फोर्स ने यह प्रस्ताव रखा कि आज्ञा पत्र में एक ऐसी धारा जोड़ी जाए जिससे ईसाई मिशनरियां भारत में आसानी से आ जा सकें और अपने धर्म का प्रचार कर सकें। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो वो चाहती थी कि वो पूरे भारत पर राज करे, और राज करने का उन्हें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन लगा वो ये लगा कि जब ये लोग जो ब्रिटिश के लोग हैं, जब ब्रिटिश की जो वहाँ पे जो पढ़ाई होती है, जो एजुकेशन है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो सब चीज़ें जब यहाँ पर लाई जाएंगी, वहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके ट्रेड करेंगे, एजुकेशन देंगे, इंग्लिश एजुकेशन चलेगी, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम चलेगा हमारा, उनकी संस्कृति यहाँ पे अपनाई जाएगी। तो उनको लगा कि इस तरीके से वो पूरे मतलब देश पर कब्जा कर सकते हैं। देन 1793 में जब 20 वर्ष बाद 1813 में कंपनी का आज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए पुनः ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया, तो अधिकतम सदस्यों ने मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का जो है समर्थन किया कि हाँ, उन्हें जाना चाहिए और वहाँ जाकर उन्हें अपने धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहिए। तो अब इसको देखते हुए जो नवीन आज्ञा पत्र आया 1813 का, उसमें 3 धाराएं जोड़ी गईं। पहली थी 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपए भारत में विद्या प्रसार के लिए रखा गया। अब यह धन किस चीज़ के लिए, मतलब 1 लाख रुपए दिया गया है विद्या में? यह धन साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ के लिए निर्धारित किया। अब इन्होंने सबसे बड़ी गलती इसमें ये करी कि इन्होंने केवल, जैसे चीज़ें होती नहीं, क्लियर नहीं रहती हैं, तो इन्होंने केवल साहित्य लिख दिया। तो साहित्य में अब ये क्लियर नहीं था लोगों को कि आप यहाँ पे यहाँ की हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि हम भारत में, आप भारत के लिए आप ये चीज़ें ला रहे हो शिक्षा के लिए, तो भारत की संस्कृति की आप बात कर रहे हैं या फिर आप अपने ब्रिटिश जो आपकी वहाँ की जो संस्कृति है वहाँ की आप बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं था। दूसरा पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश शासित प्रदेशों में शिक्षा के प्रसार की पूरी छूट मिल गई, तो अब वो जैसे चाहें उस तरीके की वो शिक्षा बच्चों को देंगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मेन मकसद ये थोड़ी था कि हमारे जो भारत के लोग हैं वो उनको नॉलेज मिले,
हमारा देश विकसित हो। इनका ये सब कोई मतलब नहीं था, उनको बस इस चीज़ से मतलब था कि उनकी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो सकती थी। अब क्योंकि प्रशासनिक आवश्यकता थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसके लिए उनको आपका जो है शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाताओं की ज़रूरत थी। अब वो सब तभी होगा जब यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और तो मतलब एक तरह से उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही ये पूरा जो एक्ट था वो पास कराया था। उसके बाद थर्ड है, यूरोपीय देश की किसी भी मिशनरी को भारत में प्रवेश की ईसाई धर्म, संस्कृति व शिक्षा प्रचार प्रसार की पूर्णतया अनुमति मिल गई थी। अब इससे क्या था, वो चाहते थे कि हमारी संस्कृति पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे जब जितनी भी मिशनरी थी उनको जब भारत में प्रवेश मिल गया तो वो अपने ईसाई धर्म को का प्रचार प्रसार, अब जैसे जहाँ पर भी उनको पढ़ाया जाता था बच्चों को, वहाँ पे ईसाई धर्म के बारे में बताया जाता था, वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया जो है जाता था। तो इससे क्या होता था कि लोगों के दिमाग पे मतलब वो असर डालना चाहते थे कि लोग ईसाई धर्म को अपना लें, आप अपना जो है हिंदुइज़्म वो छोड़ दें, या फिर वो मुस्लिम है तो वो अपनी संस्कृति को भूल जाएं और उनकी संस्कृति को अपना लें। और यही उनका मेन मकसद था। तभी वो मतलब तभी हम उस टाइम पे जो लोग थे तभी गुलाम बन सकते थे। तो ये इतनी बातें थी। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, या फिर इसको आंग्ल प्राच्य विवाद भी कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। तो ये चार्टर एक्ट से ही रिलेटेड है 1813 के। इसमें क्या था कि 1813 के जो आज्ञा पत्र था उसके अनुसार भारत में शिक्षा का दायित्व कंपनी का था, जिसके लिए हर वर्ष उसको 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती थी। इतनी बात तो क्लियर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही पूरा जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही के ऊपर ही सब कुछ सौंपा था कि आप जो है भारत में शिक्षा का जो दायित्व है वो आपका है। और हर वर्ष उनको जो है 1 लाख रुपए की धनराशि भी मिलती थी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इसके लिए 1823 ईस्वी में एक लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई। तो क्या हुआ, एक लोक शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई? 1823 में। इसमें 10 सदस्य चुने गए, और जो 10 सदस्य चुने गए उनमें भी क्या हो गया कि उनमें दो दल, मतलब 10 सदस्य थे उसमें दो जो है दल डिवाइडेड हो गए। एक था जो प्राच्य विद्या के समर्थक थे, उनका ये मानना था कि हमारी संस्कृति जो बच्चे हैं उनको जो है या फिर जो लोग हैं उनको हिंदी भाषा में ही, संस्कृत भाषा में ही, हमारी जो खुद की भाषा है उसमें ही उन्हें मतलब शिक्षा देनी चाहिए, उससे देश का विकास जल्दी होगा। और पाश्चात्य विद्या समर्थक जो लोग थे वो चाहते थे कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो अंग्रेज़ी हो। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका कारण क्या था, विवाद का कारण क्या था? तो विवाद का कारण पहला तो ये था कि 1813 के आज्ञा पत्र में धारा 43 में वर्णित शब्दों में साहित्य, भारतीय विद्वान, भारतीय भाषा व निवासी आदि की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। मतलब उन्होंने साहित्य का भी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दी थी कि आप यहाँ की साहित्य की वो बात कर रहे हैं, इंडिया का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसको बचाने की बात हो रही है, या फिर वो वहाँ की अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारतीय भाषा में कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसके वजह से जो है ये विवाद शुरू हुआ। फिर दूसरा रीज़न था राजपत्र में शैक्षिक विकास हेतु 1 लाख रुपए की पेशकश। जो ये 1 लाख रुपए की पेशकश जो है जो की गई थी, मतलब कोई भी इंसान हो इतनी जल्दी पैसे, 1 लाख रुपए उस टाइम में मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से वो, क्योंकि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो यही चाहती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कि ये जो 1 लाख रुपए हैं वो हम उसको अपने फ़ायदे में कैसे कन्वर्ट कर लें, कि लोगों को हम जो है इंग्लिश माध्यम में जो है उनको टीच करें, इंग्लिश लैंग्वेज में उनको टीच करें, उनको अपने अनुसार जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके अनुसार उनको बनाएं ताकि हमें फ़ायदा मिले। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि हमारी संस्कृति बची रहे और हमें जो है हमारे तरीके से पढ़ाया जाए, बताई जाएं चीज़ें। तो इसमें जो प्राच्य विद्या समर्थक थे, जो यानी कि जो हमारी संस्कृति को बचाना चाहते थे, वो थे H.T. प्रिंसेप, लॉर्ड मिंटो और H. विल्सन। ये तीन जो है जो नाम मैं आपको बता रही हूँ, ये तीनों जो है प्राच्य विद्या जो है समर्थक थे। इन तीनों का मानना था कि जो हमारी जो जिस भी लैंग्वेज में बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, वो संस्कृत हो, उर्दू हो, फारसी हो, लेकिन अंग्रेज़ी ना हो, उनका मानना था।
इनका ये कहना था कि हमें हमारी संस्कृति को बचाना है। और लॉर्ड मिंटो ने भी कहा है कि मतलब अगर हम अंग्रेज़ी भाषा मतलब हमें अंग्रेज़ी भाषा थोपनी नहीं चाहिए भारतीयों पर, इससे उनका जो विकास है वो सही तरीके से हो नहीं पाएगा। उसके बाद दूसरे कौन थे? पाश्चात्य विद्या समर्थक। इसमें जो मेन बहुत नाम आता है वो है राजा राम मोहन रॉय का। तो ये जो है, ये जो पाश्चात्य विद्या समर्थक ये ज़रूर थे, लेकिन ये हमारे भारत के हित के लिए ही ये सोच रहे थे। इन्होंने ये सोचा कि अंग्रेज़ी भाषा लोगों को आनी ही चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, सब जगह बोली जाती है। तो अंग्रेज़ी भाषा आए, प्लस जो है विज्ञान, जो हमारा जो साइंस है उसके बारे में ये लोग जो जाने, बाहर की चीज़ों के बारे में जाने। इससे क्या होगा कि जो उनके अंदर जागरूकता आएगी लोगों में, और वो पहले से ज़्यादा मतलब उन्हें जल्दी कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। और जो प्राच्य विद्या समर्थक थे उसमें कुछ तो जैसे रियल जो समर्थक होते हैं वो थे कि हाँ सच में वो चाहते थे कि हमारे देश की संस्कृति बची रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे। कि उनका ये मानना था कि अगर यहाँ के लोगों को भी, भारतीयों को भी अंग्रेज़ी बोलना आ जाएगी और वो हमारी चीज़ें जान जाएंगे तो उन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होगा। इस तरीके से जैसे अभी काम चल जा रहा है, तो इसमें भी दो दल थे। और पाश्चात्य विद्या समर्थक में भी यही था कि एक तो थे कि जो भारत के हित में सोच रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो मतलब सिर्फ अपना काम निकालने के लिए कि हाँ अंग्रेज़ी भाषा होनी चाहिए और बच्चों को उसी लैंग्वेज में टीच करना चाहिए, या फिर लोगों को उसी लैंग्वेज में टीच करना चाहिए। उससे क्या होगा, उनका काम आसान होगा। हर मतलब दो दल थे, और दोनों के अपने अपने पॉइंट्स थे, पर्सपेक्टिव था, देखने का नज़रिया था। तो ये जो विवाद था ये समय के साथ बढ़ता ही गया, और ये जो संपूर्ण विवाद है लगभग 20 वर्षों के लंबे काल तक चला। और उसके बाद 1834 में अंततः इस विवाद के अंत हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉर्ड मैकॉले को भेजा गया था। और लॉर्ड मैकॉले का जो विवरण पत्र है वो, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे जो आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि इस जो ये पश्चात आपका जो है विवाद था उसका अंत कैसे हुआ और किसने किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। आई थिंक कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys. Thank you.